आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा हो? कोई किसान? हाँ? नहीं, कभी नहीं। और मैं ये कहूँ कि वो 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर सिर्फ दवा का स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए खरीदा हो। आप महीने में एक दिन निकालें और उस किसान के खेत के मेड़ पर जाए और बैठे और उसके साथ वो रोटी खाएं सर, यकीन मानिए ये छोटा सा एप्रिसिएशन इस देश की तस्वीर को बदल के रख देगा। दुनिया का पहला ये इंश्योरेंस है कि आपने 10,000 रुपये लगाए और 20 साल बाद, जो लगभग मैच्योरिटी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में यही होती है, 20 साल बाद की मैच्योरिटी होती है, 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए देता है। और इंश्योरेंस कंपनियों को आपको हर साल 10,000 रुपये 20,000 रुपये देने हैं। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम में एक ही बार आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 2 करोड़ रुपए आपने कमाया। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को मानेंगे तो हमारे देश में हर आधे घंटे के अंदर एक किसान सुसाइड करता है। अगर मेरे पापा से या आपके पापा से कोई पूछे कि कभी सोचा था क्या कि पानी बोतल में बिकेगा? नहीं सोचा था, लेकिन आज बिक रहा है। आप यकीन मानिए आज के 10 साल 15 साल बाद ऑक्सीजन भी इसी तरीके से बिकेगा मार्केट में। तो हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गए एक और बहुत ही शानदार से एपिसोड हमारे इस द सौभाग्य शो पे। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे गेस्ट जुड़े हैं जो कि फार्मर्स के हित में काम करते हैं, और मैं चाहूँगा वो अपना इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से खुद ही दें। सर, आपका वेलकम है द सौभाग्य शो पे। सौभाग्य जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये शो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सौभाग्य के साथ आज ये शो कर रहा हूँ। मेरा नाम एसएन तिवारी है और मैं फार्मर के हित में, फार्मरों के प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता हूँ। ओके सर, टोटल आपके जो भी अलग अलग वर्क स्पेसेस हैं वो सिर्फ इसी एक जॉब से रिलेटेड या फिर और भी आप कुछ काम करते हैं किसी और सेगमेंट में? मैं हूँ तो वैसे आईटी सेक्टर का बंदा रहा हूँ। ओके। लेकिन जब 2012 में जब मैंने ड्यू टू होम सिकनेस एग्री इंडस्ट्री में आई तो मैंने देखा यहाँ पे कितनी सारी चैलेंजेस हैं, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए होके रह गया हूँ और सिर्फ किसान हित में काम करता हूँ। तो एक तरीके से कई बार ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ लाती है या कुछ स्कीम्स जो आती हैं वो किसानों तक नहीं पहुंचती, तो उस केस में किसान एक अलग सेगमेंट हो जाते हैं, मतलब एक दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं कि हमने सब चीज़ें प्रोवाइड की, किसान बोलते हैं हमको नहीं मिली, और आप बोल रहे हैं किसानों के हित में काम करते हैं। तो आप किसानों के उस वाले ग्रुप में हैं जो कि गवर्नमेंट से हमेशा रिबेल में रहते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, या फिर आप उनके साथ काम करके गवर्नमेंट की स्कीम्स उन तक पहुँचाने का काम करते हैं? सौभाग्य जी, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सिर्फ किसानों के लिए काम करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं ये जानने से पहले मुझे जानना होगा कि किसान कौन है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। हाँ। जब हमारी देश की पहली बार जनगणना हुई 1951 में, हमारे देश की आबादी लगभग उस समय 35 करोड़ के आसपास थी। हाँ। और आज लगभग 140 करोड़ है। सौभाग्य जी, आपको पता है कि उस समय हमारे देश में 72% लोग खेती का काम करते थे, और आज अमूमन 22.5% लोग ही। अच्छा, इतना ही बचा है? इतने ही लोग खेती कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो इस 140 करोड़ के देश में मात्र 12 करोड़ किसान बचे हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को मानेंगे तो हमारे देश में हर आधे घंटे के अंदर एक किसान सुसाइड करता है। पर डे लगभग 2500 लोग खेती का काम छोड़ रहे हैं। अब सोचिए, 140 करोड़ लोगों पे 12 करोड़ किसान हैं, 2500 लोग खेती छोड़ रहे हैं, तो आलम यह है कि 2750 लोगों के सामने से लगभग निवाला पर डे हट रहा है। हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन आज बच्चों को जवान कहाँ होने दिया जा रहा है, और किसान का फिर जय कैसे होगा जिस देश में किसान हर आधे घंटे में सुसाइड कर रहा है। आज हमारे देश पूरे, अगर मैं ग्लोबली में बात करूं तो पूरे पृथ्वी पर जितनी पानी उपलब्ध है उसकी 3% पानी ही खेती में इस्तेमाल होता है, और मात्र 10% जमीन पे ही खेती होती है या खेती योग्य जमीन है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, और वो जमीनों में कुछ भी नहीं करते। तो आज की डेट पे जानना होगा कि किसान रह कहाँ गए हैं। जो बचे हुए हैं उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए हम काम करते हैं। लेकिन जो किसान जो वर्ग है उसको इतना ज़्यादा फोकस में नहीं दिया जाता है जनरली, जो हम देखते हैं। और आज की डेट पे जो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कोई एक अलग ही ट्रेंड में चल रहे हैं, सबका फोकस ही चेंज है लाइफ में, जबकि एट द एंड सबको फूड चाहिए और सब कोई फूड
कंज्यूम करेंगे, लेकिन फूड आ कहाँ से रहा है, बना कौन रहा है और उसकी क्या स्थिति है उस पर कोई गौर नहीं करता। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ फूड कहाँ से आ रहा है और किसानी को बहुत आसान से लिया, बहुत प्रोफेशन लिया ही नहीं जाता है। हमारे यहाँ साइकिल का पंचर बनाने वाले गर्व से कहता है कि मेरे पास साइकिल की दुकान है। चौराहों पर पान का गुटखे का दुकान चलाने वाला कहता है मेरे पास पान का दुकान है। लेकिन सर हमारा देश है 140 करोड़ लोगों के पेट भरने वाला, 12 करोड़ किसान सीना ठोक के नहीं कह पाता कि मैं किसान हूँ। दुनिया की हर चीज़ें फैक्ट्री में बनाई जा सकती है। आज हम इस औद्योगिक अंधाधुन में ऐसे रम गए हैं कि हमने ये भूल गया कि खाना कभी भी फैक्ट्रियों में नहीं बनाई जा सकती। सर हमारी बुनियादी जरूरत किसको कही गई है? रोटी, कपड़ा और मकान। कहने वाले ने रोटी को पहले कहा, कपड़े और मकान को नहीं कहा, क्योंकि कपड़े और मकान के बगैर भी मेरी अस्तित्व हो सकती है, लेकिन रोटी के बगैर नहीं हो सकती। तो आज ये सोचने की विषय है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि सौभाग्य जी एक दिन ऐसा होगा कि शायद हम लोगों की बैंक में करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस होगी और हमारे घर में बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, हमारे माँ बाप भूख से बिलबिला रहे होंगे, हमारी पत्नी भूख से बिलबिला रही होगी। यकीन मानिए शायद उस दिन हमको ऐसा लगेगा कि ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। क्योंकि साहब अपनी भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, अपनों की भूख कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और उस समय मतलब हम तो बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो तो उससे कितने समय पहले उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। इसीलिए तो ये जंग हम लड़ रहे हैं। और आप जहाँ कहते हैं, हम जहाँ कहते हैं कि खेती को बहुत आम मतलब एक सहज प्रोफेशन के रूप में लिया जाता है, या यूँ कहें कि प्रोफेशन के रूप में लिया जाता है। सौभाग्य जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा हो? कोई किसान? हाँ? नहीं, कभी नहीं। और मैं ये कहूँ कि वो 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर सिर्फ दवा का स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए खरीदा हो। अनबिलीवेबल है ना? बिल्कुल। मैं आज आपको कहूँगा आप जाइएगा गूगल करके देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, लास्ट ईयर उन्होंने 7 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर सिर्फ दवा स्प्रे करने के लिए लिया है। आपने जब ये बात बोली तो मुझे लगा कि देश नहीं दुनिया में कहीं ये हो रहा होगा, मतलब इंडिया में तो हो ही नहीं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। तो देखिए आज ना ये किसान जो है, खेती जो है, इसको एक प्रोफेशन के रूप में आपको लेना होगा। फार्मर को एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा, एक व्यवसायी बनना होगा। और जिस दिन किसान व्यवसायी बन के खेती करेगा ना, उस दिन शायद ये सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। ये शायद एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। फार्मिंग में बहुत सारे लोग, बहुत नहीं बोलूँगा, कुछ लोग खुश भी हैं, मतलब जिन लोग उस बिज़नेस में शुरुआत से जुड़े हैं और उसको एज बिज़नेस ही कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे ना इसमें भी जो खुश होंगे। बहुत सारे लोग हैं। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ, या पूरी मैं सेंट्रल इंडिया की मैं बात करूँ तो लगभग मैं 200-300 लोगों को जानता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हैं वो लोग। लेकिन मुझे लगता है कि हर अन्नदाता सुखी भव ये नारा हम लोग देते रहते हैं और हम ये वरदान भी उस परमपिता परमेश्वर से मानते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसानों तक ये चीज़ें होना चाहिए और हर किसान प्रोस्परस होना चाहिए। तो सर आप एज पर्सन इस चीज़ को करते हैं? आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, क्या है? देखिए मेरे ये कंपनी है रुद्रा एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि एक व्यक्ति इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं। तो जो ग्रुप है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर एक कॉमर्शियल ग्रुप है? सर मैंने कहा कि जब मैं किसान को एक व्यवसायी बनाने की बात करता हूँ तो किसान सलाहकार फिर व्यवसायी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि विन विन सिचुएशन पे दोनों व्यापार करें। मैं बिना व्यापार किए आपको व्यापारी कैसे बना सकता हूँ? आप मुझसे तभी सीखेंगे ना जब मैं व्यापारी बन के आपके पास आऊँगा, तो आप मुझसे बार्गेन करेंगे और आप व्यापारी बन सकते हैं। तो नो डाउट ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ नहीं है। क्या आपकी कंपनी का नाम जान सकता हूँ? रुद्रा एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आप मेनली सुपरवाइज करते हैं? देखिए सबसे पहला तो रुद्रा की पूरी टीम जो है उन लोगों को खेती करना सिखाती है। खेती करना क्यों सिखाती है? सौभाग्य जी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है उसकी मात्र 6 इंच की जो ज़मीन होती है ना, वही खेती योग्य होती है, सिर्फ 6 इंच की ज़मीन। अच्छा। और इस मिट्टी की संरचना हजारों साल पहले हुई। तो जब हजारों साल पहले हुई तो इसमें बहुत सारे जीवाश्म दबे रहे। तो इसमें जब आप पहले देखे होंगे तो मिट्टी हमारे यहाँ की काली हुआ करती थी ड्यू टू कार्बन नाइट्रोजन रेशियो।
कालांतर में जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया तो ये डिसबैलेंसिंग हमारी ज़मीन में आने लगी। हमारी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होने लगी, हमारी मिट्टी में जीवाणु खत्म होने लगे। ऑक्सीजन खत्म हुआ तो जीवाणु खत्म हुए, जीवाणु खत्म हुए तो विषाणु बढ़े। अब वो जो 6 इंच ज़मीन जिसको हम वाइट रूट जोन बोलते हैं, ओके, आज वहाँ विषाणु भरे पड़े हैं। तो हम लोगों को सिखाते हैं वो 6 इंच ज़मीन को कैसे आप यूटिलाइज करें, क्योंकि सफ़ेद जड़ें जब तक विकसित नहीं होंगी आप खेती कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि आज खेती में खर्च बहुत बढ़ रही है, तो हमारी टीम ये लोगों को सिखाती है कि लागत को कैसे कम किया जाए और प्रॉफिट को कैसे बनाया जाए। दूसरे शब्दों में यहाँ पे मैं बताऊँ तो हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। ओके, लाइक दैट जब आप घर पे जाते हैं, हाँ, तो आप खाने में एक ही चीज़ पसंद करते हैं? नहीं, वैरायटी चाहते हैं। तो फार्मर को अपने खेत में वैरायटी क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसा सपोज करिए एक किसान है, उसकी 5 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। आज अमूमन आप देखिएगा तो खुले खेत होते हैं, हाँ, उनके पास फेंसिंग करने की पैसे नहीं। आज की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि आप खेत के बाउंड्री पे लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, महोगनी जैसे पौधों को लगाएं। अगर आपके पास सपोज करें 500 पौधे हैं, आपने उसके बाउंड्री पे सिर्फ 200 पौधे लगाए चंदन के पौधे हार्डली 50 रुपए के आते हैं। आपने 10,000 रुपये। लेकिन लाल चंदन बिकता तो बहुत महंगा है। तो ये मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपको व्यापारी बनाने आया हूँ, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो जब आप बाउंड्री पे लगाएंगे तो कम से कम 200 पौधे तो लगेंगे सर। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 50-200 10,000 रुपये, एम आई राइट? हाँ। आज के 20 साल बाद जब वो पौधे तैयार होंगे तो कहते हैं कि अमूमन लाल चंदन 5 लाख रुपए का बिकता है। आज के 20 साल बाद और रेट बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज के 5 साल बाद शायद और रेट कम हो जाए, लाख रुपए का भी बिकता है साहब। तो आपकी सिर्फ खेत की मेड़ जहां आपने 200 चंदन के पौधे लगाए हैं, 1 लाख रुपए भी बिकता है। 200 पौधे तो 2 करोड़ रुपए आपको देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। बिल्कुल। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली होगी? पर्सनली नहीं, लेकिन हाँ फैमिली में है, राइट? अमूमन अगर आज एक 10 लाख की पॉलिसी लेने जाते हैं तो उसकी प्रीमियम एटलीस्ट तो 15,000 रुपये आती होगी ना सर। दुनिया का पहला ये इंश्योरेंस है कि आपने 10,000 रुपये लगाया और 20 साल बाद, जो लगभग मैच्योरिटी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में यही होती है, 20 साल बाद की मैच्योरिटी होती है। 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए देता है। और इंश्योरेंस कंपनियों को आपको हर साल 10,000 रुपये, 20,000 रुपये देने हैं। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम में एक ही बार आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 2 करोड़ रुपये आपने कमाए। लेकिन बाउंड्री अपन करते क्यों है? बाउंड्री करने का एक उद्देश्य होता है कि जानवर ना आ जाए या अनाधिकृत पर्सन ना आ जाए, हमारे फसलों को डैमेज नहीं करें। तो हम कहते हैं कि इनके बीच में आप करौंदा हो गया या एप्पल बेर हो गया, इनकी खेती कर लो। 2-2 फीट पे लगा दो। 200 अगर आपने चंदन लगाए हैं तो 800 कम से कम आपके करौंदा लग जाएंगे। अगर एक करौंदा 1 kg का फल देता है तो 800 पौधे लगे हैं तो 800 kg तो फल देगा ना सर। बिल्कुल। सिर्फ बाउंड्री की, मैं भी बाउंड्री पे ही बात कर रहा हूँ। और करौंदा मार्केट में 80 रुपये kg बिकता है। अगर आपको 40 रुपये भी होलसेल का मार्केट आता है तो साहब 3,20,000 रुपये अगेन आप बाउंड्री से कमाते हैं। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जी। ये सारे पेड़ तो नहीं उग जाएंगे, शायद कुछ खराब भी होंगे, या हो सकता है कि इसकी फर्टिलिटी कितनी होती है, इस पेड़ को कितनी सॉइल अच्छी चाहिए, या फिर हर मतलब मैंने पहले ही कहा कि किसी भी खेती के लिए सिर्फ 6 इंच की ज़मीन को का ठीक होना, स्वस्थ होना जरूरी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे होते हैं जो थोड़ी बंजर ज़मीन में भी लग जाते हैं। तो लाल चंदन की अगर हम प्रॉपर्ली बात करें तो इसको कोई प्रॉपर ऐसा सॉइल चाहिए, मैं या अगर फिर सेंट्रल इंडिया की बात करूं, मोटा मोटी जो आप जानना चाहते हो, तो किसी भी ज़मीन में आप लाल चंदन की खेती कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए कुछ विशेष फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि एक पौधा लगा रहे हैं आप तो वो कितना 1 फीट मिट्टी ही आप में गाड़ते हैं उसको, और उतने ही दूर की फर्टिलिटी को मेंटेन करना रहता है। तो ये हार्डली आप, मेरे को लगता है 10-15 रुपए का फर्टिलाइजर अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम फर्टिलाइज बना सकते हैं और वहाँ पे आराम से इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जितना इसके ऊपर अभी एक पुष्पा करके जो मूवी इतनी चली है, लाल चंदन के ऊपर ही पुष्पा 2 अभी रिलीज़ हुई रिसेंटली, तो इतना बड़ा अगर ये सेगमेंट है और अगर इसमें गवर्नमेंट का भी इतना रेगुलेशंस है, तो क्या गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसी से इंटरफेयर होता है इसको ग्रो करने पे या फिर फ्यूचर में कट करने पे?
देखिए गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो खुद भी इन सब चीज़ों को परचेस करती है, या तो गवर्नमेंट के पास कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट जो छत्तीसगढ़ का था उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था इनकी कटाई को लेकर कि किस दिन के अंदर के लिए आप अगर आप एक आवेदन देते हैं अपने अनुविभागीय अधिकारी को, जिसको SDM कहा जाता है, 21 दिनों में अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप परमिशन मान सकते हैं, उसको कटवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जब मास पैमाने पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कब बनाती है, जब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, संख्या बल संख्या, हाँ। तो अगर हर किसान इस चीज़ को करेगा और संख्या बल होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बनेगी और वो लिबरल पॉलिसी बनेगी जो किसानों के हित के लिए होगी। और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पुष्पा का, तो मेरा इंटेंशन भी है कि किसान हमारा बिल्कुल अल्लू अर्जुन की तरह बने और वो भी कह के झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल, है ना, जो आज परिस्थितियों के आगे झुका हुआ वो ये कह सके कि हम झुकेगा नहीं साला। तो किसानों के हम बाउंड्री तक पहुंच गए, अब उस ग्राउंड के अंदर आते हैं। बीच की बात करता हूँ। अमूमन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में बात करूँ या झारखंड बात करूँ या MP में बात करूँ, बहुत ज़्यादा अगर कोई किसान एडवांस है तो सब्जी की खेती करता है, राइट, और टमाटर का करता है, खीरा का करता है, बैगन का करता है, अलग अलग, और उसमें रोज वो लगा रहता है। 3 महीने की खेती है तो तीनों महीना वो काम करता लगातार, राइट। मैं इससे पहले कि कुछ चीज़ें बताऊँ, मल्टी लेयर फार्मिंग पे आऊँ, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको नाशपाती पसंद है? हाँ, पसंद है या खा लेते हैं? नाशपाती खा लेता हूँ। खा लेते हैं, पसंद नहीं है। हाँ। सौभाग्य जी, मैं आपको बताऊं कि लगभग 90% लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन खा लेते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, आपने पिछले 20 सालों में नाशपाती कभी 20 रुपये केजी से के नीचे खाया है क्या? नहीं। केला 40 रुपये दर्जन से नीचे कभी खरीदा है क्या? नहीं। सेव आपने 80 रुपये दर्जन किलो से कभी नीचे खरीदा है क्या? नहीं। हाँ। लेकिन आप हर साल सुनते होंगे कि टमाटर का रेट 5 रुपये केजी हो गया। आप हर साल सुनते होंगे कि खीरा का रेट 2 रुपये केजी हो गया। हाँ जी साहब, एक किसान इतनी महंगी उर्वरक को, इतनी महंगी पेस्टिसाइड को यूज़ करता है, और जब बेचने की बारी आती है उसके उत्पाद 2 रुपये और 5 रुपये केजी बिकते हैं। जिनके सर पे, शरीर पे पहनने को कपड़े नहीं हैं, वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज हम उन किसानों को कहते हैं कि आप अपनी खेती में मल्टी लेयर फार्मिंग कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप टमाटर नहीं लगाओ, आप बैगन नहीं लगाओ, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होती है। मैं कहता हूँ 16-16 फीट पे पौधे लगाओ, 15-15 फीट पे पौधे लगाओ। अमूमन 300 से लेके 350 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल पकड़ूं कि अगर एक किसान ने अमरूद की खेती की, अमरूद तो हर जगह हो जाता है ना, गुआवा, तो एक पौधा अगर लगाता है 1 एकड़ में 333 पौधे उसने लगाए, 300 पौधे लगाए। अब वो 300 पौधे 2 साल बाद तो फलन देना चालू कर देंगे, है ना। एक अमरूद कितना फलन देना चाहिए कम से कम एक बार में? एक पौधा अगर 6-7 फीट का होगा तो कम से कम 50 केजी। 50, हाँ। और अमरूद साल में 2 बार फलता है, 100 केजी, राइट। मार्केट में अमरूद 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक जाता है। हाँ जी। 20 रुपये तो होलसेल जाएगा साहब। तो एक पौधा कितने का हुआ साहब? 2000 का। 2000। और 300 पौधे लगे हैं तो कितने के हुए? 60,000। 6 लाख। 6 लाख रुपए 1 एकड़ में। आज हमारे यहाँ का किसान 6 एकड़ में 6 लाख रुपए नहीं कमाता। कहानी यही खत्म नहीं हुई साहब। आपने पौधे कितने दूर पे लगाए? अभी तो 15-15 फीट बीच की जमीन बाकी है। ये 2 साल जब वो पौधे नहीं तैयार हो रहे हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो। और पौधे जब तैयार भी हो जाते हैं तो हमको पेड़ नहीं करना है उनको, उनमें प्रूनिंग टेक्निक को यूज करना है और एक कैनोपी, एक शेप देना है। और बीच में जो जगह बची हुई है उसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे 16-16 फीट में आपने अमरूद लगाया, बीच के जमीन में आप पपीता लगा सकते हो 5-5 फीट पे। उनके नीचे में आप अदरक लगा सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हो, आप पाइनएप्पल लगा सकते हो। ये सब फ्रूट्स तो बहुत महंगे बिकते हैं, तो क्या इतना आसान होगा इनको लगाना? तब तो सभी लगा के इनको बेचते हैं। सर आपको बताऊं, हमारे छत्तीसगढ़ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे एवोकाडो सक्सेस है, यहाँ पे कॉफ़ी सक्सेस है। और मैं आपके यहीं के किसानों का नाम बताता हूँ, आप उनके फार्म पे जाएं। मैं तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि लोग आएँ और देखें। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये हम करके बताते हैं। अच्छा, मैं फील्ड पे बताता हूँ। तो ये चीज़ें करके किसान अपनी प्रोस्पेरिटी को, मैं ये आम किसानों की बात कर रहा हूँ, जो किसान थोड़े से और ऊपर जाना चाहते हैं, उनको मैं कहता हूँ एवोकाडो ट्राई करो, कॉफ़ी ट्राई करो, मैंगोस्टीन ट्राई कर सकते हो आप, है ना। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी पे भी आप जा सकते हो। सर क्या कारण है कि अभी तक किसान नहीं जा रहे हैं इन चीज़ों पे? और इतने समय से ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी लैक ऑफ एजुकेशन होगी?
कुछ तो कारण होगा, या तो ऐसा है कि उनको 3 महीने में ही चाहिए अपना पैसा वापस, इसलिए वो उस चीज़ को कर रहे हैं कि 2 साल तक वो नहीं रुक सकते। एक ये कारण हो सकता है मेरे हिसाब से। सौभाग्य दुर्भाग्य की चीज़ें बताऊँ कि हमारे देश में हर चीज़ों की शिक्षा दी जाती है, एग्रीकल्चर की शिक्षा कब दी जाती है? क्योंकि इसको आप लिस्ट प्रेफरेंस पे ली जाती है। आप मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली BSc है जी, MSc है जी, PhD इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज हर जनमानस, आप एक व्यापारी हैं, आप एक बढ़िया यूट्यूबर हैं, या आप एक जॉब करते हैं, इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब होंगे या हमारे CM साहब होंगे, राज्यपाल साहब होंगे, हर इंसान सेकेंडरी रूप से किसान है, लेकिन उनको एजुकेशन दी कहाँ जाती है कि खेती कैसे करना है। आज हमें हमारे माँ बाप ने बचपन से दिखाया है कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करो, इसको इंजीनियर, डॉक्टर बनाओ, CA बनाओ। हाँ जी। आपने कभी सुना है कि कोई बाप ने पैसे इसलिए लगाया हो, किसी पेरेंट्स ने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया हो कि हमारा बेटा किसान बने? जबकि आज पूरे दुनिया में जब सारी इंडस्ट्री लग रही है और सारे लोग दूसरी तरफ भाग रही है, तो सबसे कम भीड़ अगर कहीं है तो वो इस सेक्टर में है। इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दुर्भाग्य है ये चीज़ों को कि आज किसानों को सिखाई नहीं जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ धान को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। ओके। और आपको पता है कि चाइना का पर ईयर का जो प्रोडक्शन है उससे लगभग 10 से 12 कुंटल कम हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है पर एकड़ का। आप कभी जाइए थाईलैंड में, आप कभी जाइए इंडोनेशिया में, धान की खेती जहाँ पे भी होती है उसके साथ वो लोग मछली के पालन करते हैं। तो एक तो मछली के पालन से उनको एक्स्ट्रा इनकम होती है, दूसरी कि मछली पालन उनके फर्टिगेशन को में हेल्प करता है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, खेतों को बांट दिया गया है, गादर, चांवर, टांड, ऐसे करके बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। और हमारे यहाँ हर जगह धान लगाने का मुहिम छिड़ा हुआ है। जैसे कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है संगीत में और उसको हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि बेटा तेरे को CA ही बनना है। हाँ। हमारे यहाँ किसानों को सिखाया ही नहीं गया है कि अगर आपके खेत अपलैंड है तो आप वहाँ फ्रूट की फार्मिंग करो, वेजिटेबल की फार्मिंग करो, मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इसको जो हम फ्रूट फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं या मेडिसिनल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसके 2-3 कारण हैं सब। सौभाग्य जी, आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं बचपन, जो मेरी आज जो उम्र है, मैंने अपने बचपन में देखा है कि पानी बहुत सस्ता से मिलती थी। और जब मेरी उम्र लगभग 30 साल 32 साल हुई तो मैंने पहली बार पानी को बॉटल में बिकते हुए देखा था। अब सोचिए, जो बंदे ने पहला बार पानी को बॉटल में भरा होगा, अगर मेरे पापा से या आपके पापा से कोई पूछे कि कभी सोचा था क्या कि पानी बॉटल में बिकेगा? नहीं सोचा था, लेकिन आज बिक रहा है। आप यकीन मानिए, आज के 10 साल 15 साल बाद ऑक्सीजन भी इसी तरीके से बिकेगा मार्केट में। आज सेंट्रल इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों की है। अब जब किसानों की माली स्थिति है नहीं कि 2 वक्त का खाना खा सके ढंग से, वो प्लांटेशन कैसे करेगा? आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना होगा, एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना होगा जहाँ किसानों की उन्नति हो। हाँ जी। तो ये एक बेस्ट वे है जहाँ से आप किसानों को करके किसानों के प्रॉस्पेरिटी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्रूट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। बॉन्डी, बोर, ड्रिप, लेबर क्वार्टर, प्लांटेशन, इन सब के लिए 50% सब्सिडी की योजनाएं हैं, 75% तक बैंक फिनांस की योजनाएं हैं। तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इनका जो प्रचार प्रसार है हो रहा है वो किसानों तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों से अगर हट के हम बात करें, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। राइट। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अलग अलग कामों में जीवन में व्यस्त हैं। उनके लिए क्या ऑप्शन है अगर हम करना चाहें? और कई लोगों को तो शौक भी होता है, गार्डनिंग का, फार्मिंग का शौक है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि एज बिजनेस उस चीज़ को वो नहीं देखते हैं, पहला। दूसरा कि उनके पास उतना समय नहीं है कि उसको उतना टाइम दे पाए। और उसके बावजूद अगर उनके पास ज़मीन है और वो चाहें कि हम इससे कुछ अर्न नहीं भी करें, तो हमारे पास कुछ प्लांटेशन हो रहा हो, अर्न करना भी है और नहीं भी करना, दोनों चीज़ के लिए कैसे कोई कर सकता है अगर कोई बहुत बिजी है? मैं अगेन आपसे, आपने कहा आप यूट्यूबर हैं तो आपको मीडिया में तो बहुत इंटरेस्ट होगा, फिल्मों में इंटरेस्ट। आपने 3 इडियट देखा था? हाँ। सलमान, उसमें आमिर खान साहब का एक वो था कि अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाओ। ओवरऑल यही है, जिस चीज़ में आपके इंटरेस्ट है उस चीज़ को करो। देखिए, आपके पास बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन मैं हर इंसान से कहता हूँ कि आप खेती करो और खेती से जुड़ो, मिट्टी से जुड़ो। ये बहुत बड़ा
बिजनेस क्रिएट किया जाता है। जैसे सपोज करें आपके पास 1 एकड़ की एक ज़मीन है, आप उस 1 एकड़ की ज़मीन में पॉली हाउस बना लो, ठीक है। पॉली हाउस क्या होता है? पॉली हाउस एक प्रोटेक्टेड कवर्ड स्ट्रक्चर कह लूँ एक तरफ से। हाँ। एक लोहे के पाइप से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, उसमें 7 लेयर की प्लास्टिक के साथ वो किया जाता है ताकि उसमें मौसम की मार ना पड़े। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, मैं कभी आपसे ऑन फील्ड आप चलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आप गुलाब की खेती करो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, आप एक पॉली हाउस बना लो, हाँ जी, ठीक है, और उसमें गुलाब की खेती करो। 1 एकड़ के गुलाब में 1 एकड़ की खेती में लगभग 33,400 गुलाब लगते हैं। ओके। मैं मानता हूँ कुछ पौधे मर जाएंगे, मोर्टेलिटी हो जाएगी, 30,000 गुलाब तो जिंदा रहेगा सब। अच्छा, एक गुलाब 1 महीने में कितने फूल देने चाहिए? 1 महीने में 10-12 मेरे हिसाब से। कम से कम बताएं। 5। मैं 2 मान लूँ, इसमें डाउट है क्या? नहीं। तो 1 महीने में कितने हुए गुलाब? 1 एकड़ में कितने निकले? 60,000। 60,000। और 12 महीने में थोड़ा लंबा गया तो 7,20,000। मैं बात कर रहा हूँ डच रोज की, जो रोज़ आपकी ये वाली रोज़, बड़ी वाली रोज मार्केट में बिकती, कितने में बिकती होगी? 20 रुपये पीस, 20 रुपये। होलसेल में कितने में मिनिमम जाना चाहिए? 50% बिलियन 10 रुपये। 5 रुपये मान लो। 5 रुपये भी मानता हूँ साहब, 7,20,000 फूल निकल रहे हैं तो 36 लाख की रेवेन्यू जनरेट होती है आपकी 1 एकड़ में, ठीक है। और आपको मजे की बात बताऊँ, इसके पूरे प्रोजेक्ट में पॉली हाउस बनाने से लेकर उसमें गुलाब लगाने तक, ड्रिप, फोगर, मिस्टर, जितने भी चीज़ों के लिए केंद्र सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। ओके, ठीक है। हाँ। अब एंड ऑफ द डे जो आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है इस प्रोजेक्ट में, अमूमन वो 15 से 20 लाख तक की लाइबिलिटी आती है किसान को। एक मध्यम वर्गीय, उच्च जो वर्गीय किसान है उनके लिए 15 लाख रुपए, 15 लाख की आपकी एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानूं, और आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई? 36 लाख की, 36 लाख की। अगर मैं 80% भी मानूं कि आपका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, आप वेल ट्रेंड एम्प्लॉय रख रहे हो, हाई क्वालिटी इनपुट मटेरियल यूज़ कर रहे हो, फिर भी साहब 36 लाख का अगर 80% निकालता हूँ तो 7,20,000 रुपये आपके पर ईयर के नेट प्रॉफिट आपको होती है। अगर आपने 2 एकड़ में किया तो अमूमन कितना हुआ साहब? 14 लाख रुपए, यानी कि 1-1.25 लाख रुपए महीना, वो भी एडिशनल इनकम के रूप में। अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स आज 10 साल जो लड़के एक्सपीरियंस है वो 1 लाख रुपए की सैलरी नहीं दे रहे हैं। किसान घर बैठे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को मेहनत करके कर सकता है। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई साहब? 15 लाख रुपए। अगर आज एक ढंग की कॉलेज से आप MBA करने जाओ तो 20-25 लाख रुपए खर्च होता है। हाँ जी। तो मैं अपने बेटे को क्यों MBA कराऊं? क्यों नहीं उसको एक किसान बनाऊं? और मैंने तो एक एग्जांपल दिया नॉर्मल गुलाब का। आप उसमें मल्टीलेयर फार्मिंग, जिसको कि हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कहते हैं, उसमें करके ऑरिगेनो, हर्ब्स भी उगा सकते हैं। आप उसमें ब्लूबेरी भी उगा सकते हैं। आप डोमेस्टिक मार्केट में चेक कीजिएगा, 3,000 to 3,500 रुपीज़ kg ब्लूबेरी बिकती है। आप उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। आप लेवेंडर की कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो असीमित हैं। इसके लिए हमको लेबर कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए प्रॉपर स्टाफ और टेक्नोलॉजी कहाँ से हम हायर कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे को, फॉर एग्जांपल, मुझे अपने एक लैंड है जो कि खाली पड़ा हुआ है, मुझे उसमें फार्मिंग करनी है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं उसके लिए लोग रख सकता हूँ और इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? किसके पास जाना चाहिए? कहाँ से सर्विसेज में लेके आऊँ? मैं आपको कह रहा हूँ, खेती के लिए ना इन्वेस्टमेंट पैसों का नहीं चाहिए, आपके समय का चाहिए। समय नहीं है, वही क्वेश्चन है। अगर समय क्यों नहीं है? सवाल यही आता है। एक बिजनेसमैन है जो बहुत बिजी सुबह से रात तक, इससे ज़्यादा बिजनेस आपको कहीं और नहीं मिलेगा सर। मैं कह तो रहा हूँ कि आप एक बिजनेस बताओ मुझे, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ एज ए बिजनेसमैन, कि मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और हर साल मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। मुझे वो बिजनेस बता दो, मैं 1-8 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ, 50 लाख की प्रॉफिट आएगी साहब, मैं भी आराम से रहूँगा। सही सर वही मैं कह रहा हूँ आपको। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि लेबर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अभी एक हल्ला कहा जाता है कि लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, राइट? और दूसरी तरफ ये भी हल्ला किया जाता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल है ना? हाँ। मैं कह रहा हूँ साहब, लेबर कहीं नहीं, आपके यहाँ ही उपलब्ध है। आपको, आप जब खुद समय देते हैं और लेबर को ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो एक तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रोना लोग रो रहे हैं वो कम हो जाएगा।
जब भी कोई बंदा मुझे कहता है ना कि साहब देश में बेरोजगारी बढ़ती है, तो मेरा पहला सवाल होता है, साहब हमारे यहाँ हर इंसान के घर में एक मेड तो होगी, बिल्कुल, है ना? हाँ। अमूमन अपन उसको कितना पे करते हैं? 3,000 से 10,000 के बीच। 3,000 से 10,000 रुपये। हाँ। और जब मेड आती होगी तो हमारी माँ बहनें या हमारी वाइफ इंटरव्यू लेती हैं, पहला पूछती है झाड़ू पोछा कर लोगी, हाँ। हम कहते हैं बर्तन धो लोगी, कपड़ा प्रेस कर लोगी, बाजार से सब्जी ले आओगी, बच्चों को स्कूल छोड़ दोगी। एक 3,000 से 10,000 रुपये का पे करने वाले के अंदर हम 10 क्वालिटी खोजते हैं, और फिर मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा डिग्री मेरे हाथ में आ गई है और मुझे कोई भी कॉर्पोरेट आए और 50,000 लाख रुपए मुझे महीने दे के हायर करे। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मैं लोगों को ही कहता हूँ बेरोजगारी का रोना बंद करो। आप लाख रुपए कमाना चाहते हो ना, मेरी कई यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे कि अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और आप करोड़पति बनना चाहते हो तो चलो चलते हैं खेती की ओर। ये चीज़ें सिर्फ खेती में संभव है। लेकिन जो भी चीज़ फील्ड से होता है, मैं भी एज पॉडकास्टिंग बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो एक SIP से रिलेटेड बातचीत हो रही थी कभी, तो उनका कहना था कि सिर्फ यही एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपके फंड्स इतने एक्स में जो बोलते हैं कि इतने गुना ग्रो कर जाएंगे। तो हम अगर इसको ले फार्मिंग को तो मुझे उसका भी 10x 20x 100x लग रहा है। 100%। तो इसके बारे में इतनी बातें क्यों नहीं हो रही है? ना यूट्यूब पे ना कहीं इतनी बातें कहीं नहीं मिल रही इसके बारे में सर। और नॉर्मल इंसान तो देखेगा ही नहीं। बहुत लोग होंगे जो शुरुआत से हम इस टॉपिक पे आए हैं कि फार्मिंग से हमारा क्या लेना देना, खाना वो खाएंगे उसी फार्म से निकला हुआ, लेकिन फार्मिंग से हमारा क्या लेना देना। हो सकता है कि मैं भी यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखना चालू करता, कोई पॉडकास्ट, तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आता और मैं शायद वो वीडियो छोड़ देता। तो एक आम आदमी के लिए फार्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और एज फंड्स भी अगर हम देखें, क्योंकि अभी तो सभी मनी माइंडेड है, तो मनी कितना ज़्यादा इसमें मिल रहा है हमको, ग्रोथ जो मिल रही है हम बोलते हैं, तो SIP से तो ज़्यादा है ही। और मेरे हिसाब से आप बताइए कि मतलब सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मेरे को यही लग रहा है आपसे बात करने के बाद कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ इसमें हमको कमर्शियली मिल रही होती शायद किसी और फील्ड में नहीं है। 110% आप सही हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैं IT सेक्टर का बंदा हूँ। मैं HCL में रहा, मैंने काम स्पैनको टेली सिस्टम में किया, मैंने वाइजरटेक इन्फॉर्मेटिक्स में किया। मैं IT सेक्टर का बंदा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैं खेत पे आया तो मुझे पता चला कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। मैंने शुरू से आपको कहा कि मैं बिजनेस करने आया हूँ, क्योंकि मैं जब बिजनेस करूँगा तो मेरा किसान बिजनेस सीखिएगा। और जिन लोगों को भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं उनको डायरेक्ट निमंत्रण देता हूं कि साहब आप आओ मेरे साथ, और मैं ये जो चीज़ें आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ फील्ड में आओ। और आप खुद से अपनी कैलकुलेटर ऑन रखना, मोबाइल फ़ोन में भी कैलकुलेटर ऑन रखो और सारी कैलकुलेशन आप करो, मुझसे मत पूछो कि ये बंदा कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है। मैं आपको 100 फार्म घुमाता हूँ, आप 100 फार्म में जाओ और कैलकुलेशन खुद करो। लेकिन जब वापिस जाने चाहोगे ना, जब वापिस जाते रहोगे तो एक बार मेरे साथ एक कप चाय पे जरूर बैठना और फिर पूछना कि ये होगा कैसे। क्योंकि मैं यही बताने आया हूँ कि ये चीज़ें होगा कैसे। सो आप सिर्फ कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं? हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हम नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो हम आपको मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कराएंगे। आपकी इनपुट्स जो चीज़ें हैं अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो हम वो भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा रहता है कि हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्लीट पैकेज। हमारा काम आपका रॉ फील्ड से लेकर जहाँ राइपनिंग फील्ड तक की जो सर्विसेज होती हैं, मतलब एक खुला खेत से लेकर जहाँ से फल टूटने आती है वहाँ तक की सर्विसेज होती है। और अगर आपको ये भी चाहिए कि फार्म टू मार्केट तक की भी सर्विसेज चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमने लास्ट ईयर, आप बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, बलरामपुर में हमने स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट कराई थी। हाँ, ये सुना मैंने। और लगभग मैंने 15 एकड़ में खेती कराई थी। उस समय सभी लोगों को लग रहा था कि स्ट्रॉबेरी करा तो रहे हैं, आप बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ मिलेगा। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आधा एकड़ में कोई खेती करता हूँ तो मुझे मार्केट नहीं मिलेगा, मुझे मार्केट के पास जाना होगा। लेकिन जब मैं 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 100 एकड़ में खेती करता हूँ ना, तो मार्केट को मेरे पास आना होगा। आप बहुत सारे मार्केट देखेंगे, आपने सुना होगा कि ये कॉर्न का मार्केट है, आपने सुना होगा ये चिली का मार्केट है, आपको ये लग रहा होगा टमाटो का मार्केट है। आप MP में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि लहसुन का मार्केट है, वहाँ GI टैगिंग हुआ, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बिहार में चले जाइए तो पता चलेगा कि मखाना का वो GI टैगिंग मिला है, वो बाहर जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ बलरामपुर ज़िले में
एक जगह है शंकरगढ़ के पास, वहाँ का जीरा फुल राइस जो है ना, उसको जीआई टैगिंग मिला, वो बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब। जी। मैनपाट में एक एक्स आर्मी लीची फार्म है, आप वहाँ कभी जाइएगा, वहाँ की शहद ऑनलाइन विदेशों में जा रही है। आप एक जैन साहब हैं पत्थल गांव का, हालांकि उनसे मैंने कभी मिला नहीं है, उनकी जो कई प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो आज विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साहब एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, आप पहले घर से निकलो, आप 10 किलोमीटर पे जाओ, 10 ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एक नई इतिहास गढ़ा है। हाँ जी। बस फ़र्क ये है साहब कि हमारे पास समय नहीं है कि हम उनके इतिहास को जानें, उनके इतिहास को पढ़ें। तो ये रोना तो बंद करना पड़ेगा कि हमारे पास समय नहीं है। अगर जो किसान आपको 2 वक्त का निवाला देता है, जो कड़ी धूप बरसात पानी में खेत में खड़ा रह के हमारा पेट भरता है, उन किसानों के लिए कम से कम हफ्ते में, महीने में 1 दिन का समय आप निकालें, 2 घंटे का समय निकालें। और बड़ा ताजुब होता है कि इन किसानों को मीडिया भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती ना, आर्टिकल्स भी नहीं आते कि लोग जाने। मैं आपको बैठे बैठे 10 लोगों का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते, इन हीरोज़ को नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि जैसे बाकी लोगों को आप प्रमोट करते हैं, वैसे किसानों को भी प्रमोट किया जाए, और इसी दिशा में मैं काम करता हूं। सभी का फ़ायदा है ना इसमें, मतलब किसानों का, जिसका प्रमोशन हो रहा है उसका फ़ायदा है कि उसको भी खुद में मोटिवेशन, और बाकी जिन लोग सोसाइटी तक जाने का सोचते हैं उन लोग को भी एक राह दिखेगी कि हाँ, कोई कर पा रहा है तो शायद कभी हम भी कर पाएंगे। तो सर ऐसी कोई और, मतलब कुछ और लोगों की आप स्टोरीज बता सकते हैं, मतलब जो बहुत इंस्पायरिंग हो, मोटिवेटिंग हो? सर मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, हाँ जी, मैं वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं राकेश सिंह, आज के वहाँ के बहुत बड़े एग्रीकल्चर के विक्रेता हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कई कंपनियों के बेचते हैं। मैं ड्यू टू होम सिकनेस 2012 में आईटी सेक्टर को छोड़कर एग्रीकल्चर के फील्ड में आया। और एग्रीकल्चर के फील्ड में आने से पहले मैंने कभी खेत में उतर के ये नहीं देखा था कि धान कैसा होता है, बस मैं मार्केटिंग का बंदा था। और एक कंपनी थी जिसने मुझे मौका दिया और मैंने उसमें काम किया। और जब मैं खेतों में, जब अलग अलग एरियाओं को मैंने जब भ्रमण किया, तो मैंने देखा यहाँ सब्जी की बहुत संभावना है, और हमारे यहाँ का लैंड भी सूट कर रहा है। तो मैंने उनको, हम दोनों ने प्लान किया। हम लोग क्या करते थे, 7 बजे निकल जाते थे खेतों पे, और 11 बजे तक अपन मीटिंग लेते थे, किसानों को बताते थे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन 3 महीने के अथक प्रयास के बाद मैंने देखा कोई 0 रिजल्ट था, कोई आउटपुट नहीं आ रही थी। फिर हमें एक बात जाके समझ में आई कि बॉस, जब तक लोग देखेंगे नहीं ना तब तक करेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम एक मैनेजर के रूप में वो कर रहे हैं, हम उनको इंस्पायर्ड हैं, हम एक लीडर नहीं बन पाए हैं। क्योंकि लीडर करके दिखाता है और मैनेजर कहता है करो। अभी तक हम कह रहे हैं कि करो, हमने करके नहीं दिखाया। तो हम लोगों ने 5 एकड़ में टमाटर की खेती की। अब उस राह से जो भी गुजरता था वो कहता था पागल हो गए, क्योंकि हर सफलता से पहले जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं लोग आपको पागल कहते हैं। ये पॉडकास्ट भी मेरे बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो बहुत सारे लोग मेरी आलोचनाएं करेंगे। हालांकि मैं उनको थैंक यू बोलूं, क्योंकि वही लोग वो एनर्जी देते हैं कि मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा 5 एकड़, और ये छोटा सा मार्केट, यहाँ तो 20 डिसमिल का मटेरियल नहीं बिकेगा, 5 एकड़ का कहाँ बिकेगा। आज बताऊँ, ये घटना है 2014 की, और आज ये 2024 में उस एरिया में मुझे लगता है 5000 एकड़ से ज़्यादा की टमाटर लगती है। खीरा वहाँ मुझे लगता है 400 से 500 केजी खीरा की खेती होती है वहाँ पे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें की हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक बार जुड़ के देखें और एक बार कोशिश करके देखें। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके रामानुज अंबिकापुर की ही मैं बात करूँ तो एक ताराचंद गुप्ता जी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनसे कभी आप जाके मिलिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इतिहास लगाई है। उनके घर के छत पे जाइएगा तो वो छत पे अपने घर की यूज़ की सब्जियां उगाते हैं और वो सब्जियों को यूज़ करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जहर खाने से भी बच रहे हैं। हाँ जी। और एक सुबह सुबह जब आप इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जब उनके साथ जुड़ते हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल भी हेल्दी होती है। बिल्कुल। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जिम में वर्कआउट करने से बेहतर है कि आप घर पे गार्डन में अपना समय दो। और यकीन मानिए, जब आप इनके करीब जाते हैं ना, तो जो आपकी इनर पीस होती है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। और एज ए प्रोफेशन एग्रीकल्चर को लीजिए और इसमें कभी डीप स्टडी कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सर थोड़ा सा इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा। इंडोर प्लांट्स के बारे में क्या नॉलेज हमको एक नॉर्मल सिटी लिविंग पब्लिक को देनी चाहिए? मतलब जो बड़े शहरों में अपने अपने फ्लैट्स में हैं, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फार्मिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ शो प्लांट्स कुछ बालकनी में रखे हैं, दैट्स इट। इंडोर प्लांट्स की कुछ बेस्ट इंडोर प्लांट्स क्या हैं, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए,
जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए? गार्डन्स के सेगमेंट में हो सकती है मेरी नॉलेज कम हो, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। इंसुलिन हर घरों में आपने एरिका पाम सुना होगा। एरिका पाम ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। एरिका हो गई, रबर प्लांट्स हो गए, इन सब को आप घर में रख सकते हैं। इसके साथ अगर आप होली प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आपके घर में पारिजात होना चाहिए, आपके घर में मधुकामनी होना चाहिए, क्योंकि मधुकामनी, पारिजात, इन सब को जो है वो स्वर्ग का पौधा भी कहा गया है। और स्वर्ग का पौधा क्यों कहा गया है, इसके भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। पारिजात जो होता है इसके बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं। जिस किसी को भी कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है, आज अमूमन लोगों के रहती है, उसकी पत्तियों का अर्क निकाल कर जब उसको पीते हैं तो इससे राहत होती है। हर घर में उड़हुल का फूल होना चाहिए। उड़हुल जिसको देवी फूल भी कहते हैं लोग, लाल देवी फूल, जी, जो देवी फूल कहते हैं। अब बड़ी कमाल की चीज़ें शायद होगी, उसे देवी फूल क्यों कहते हैं? चढ़ता तो देवता पे भी है, तो देवता फूल भी कह सकते थे, देवी फूल क्यों कहते हैं उसे? बताइए सर। उसे देवी फूल सौभाग्य इसलिए कहते हैं कि हमारी माताएं बहनों को जितने गायनोक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक लिकोरिया हो सकता है या वाइटल डिस्चार्ज हो सकती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं जानता। अगर उसके जो कली होती है, फूल की जो कली होती है, उसको क्रश करके वो शहद के साथ खाती हैं तो कोई भी गायनोक प्रॉब्लम होगा वो जड़ से खत्म हो जाती है। और कई ऐसे गायनोक प्रॉब्लम है जिसका एलोपैथ में आज तक कोई इलाज ही नहीं हुआ है। दैट्स वाई दैट कॉल्ड देवी फूल उसको कहा जाता है। ये हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं घर में। आप और थोड़ा सा वो जाना चाहते हैं तो ब्रह्म कमल जो है, या फिर आप लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें जो अपने घर में आप लगा सकते हैं। लेकिन इससे द बेस्ट मैं कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है और आपके घर का छत खाली पड़ा हुआ है तो उस पर एक राइपनिंग चैम्बर बनाइए, कोल्ड की राइपनिंग चैम्बर, एक कोल्ड स्टोरेज टाइप में बनाइए। रूम जो है ना बिल्कुल ऐसे, आपके पास जो भी है 1000 स्क्वायर फीट अवेलेबल है, 500 स्क्वायर फीट है, 400 स्क्वायर फीट है, और आप वहाँ फार्मिंग स्टार्ट कर दो केसर की। केसर की फार्मिंग कहीं भी हो जाएगी सर? मैं तो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना साहब। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा प्लांट हमारे यहाँ के लिए सूटेबल है, कौन सी चीज़ें हैं। मैं बोला कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे ठंड मॉडरेट है, गर्मी भी मॉडरेट है, सब मॉडरेट है, सब चीज़ें मॉडरेट है। अभी मैं सपोज करिए रसिया जाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो मैं वहाँ सर्वाइव करूँगा कि नहीं? मॉडरेट से जाएंगे तो शायद कर लेंगे किसी हद तक। मैं बहुत गर्म प्रदेश में हूँ, एकदम ठंडे प्रदेश में गया, सर्वाइव करूँगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अडॉप्ट करूँगा, राइट? हाँ जी। तो वैसा क्लाइमेट मुझे बनाना पड़ता है। मैं जैकेट पहनूंगा, ठीक है, थोड़े से मोटे मोटे वो हीटर वगैरह वाली जैकेट आजकल आ रही है वो पहनूंगा, शूज़ वगैरह लूंगा, कैप वगैरह लगाऊंगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं सर्वाइव कर लूंगा। मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। तो सेम चीज़ें प्लांट्स के साथ भी है सर, वो भी जिंदा चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, उसके अनुकूल वातावरण को बनाना है। तो मैंने क्या कहा कि कोल्ड जगह पे केसर होता है तो आप घर पे, आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पुणे के कुछ बच्चों ने घर में केसर उगाया है, 10x12 के कमरे में केसर उगा रहे हैं, हाइड्रोफोनिक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, वो मल्टी लेयर फार्मिंग पे वो केसर उगा रहे हैं। हाँ जी। अंबिकापुर में एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, एक उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, वो मेरे बड़े भाई भी हैं। अच्छा। उन्होंने भी लास्ट ईयर केसर का ट्रायल डाला हुआ था और वो कई उपलब्धियां हैं उनके नाम पे। वो जो नाले की जो आपके किचन वेस्ट हैं उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाई है। उन्होंने ई-बॉल बनाया है जो इंटरनेशनल मार्केट तक में लोग आज यूज़ कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे हीरोज़ मार्केट में बैठे हुए हैं सर, और सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ज़रूरत है हमें उन सब तक, उनको जानने के लिए, उन तक पहुंचने की। सर जो कोल्ड स्टोरेज आपने केसर के लिए बताया, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बताया मैंने कहा एक राइपनिंग चेम्बर होता है, वो कोल्ड का एक मिनी कोल्ड का होता है। जैसे आपने कभी मशरूम कल्टीवेशन देखा है, अंबिकापुर में मशरूम कल्टीवेशन हो रही है, गवर्नमेंट ने अपनी यूनिट डाल के रखी है, उसी टाइप में एक कोल्ड इन्वायरमेंट बनाना है उसमें। तो वो क्या थ्रू मशीन्स बनता होगा मोस्ट प्रोबेबली? बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब में सब्सिडी है, इसमें बहुत सारी सब्सिडी योजनाएं हैं। हाँ जी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपके नॉलेज और टाइम मांगती है। आपसे कोई कंसल्टेशन लेते हैं तो उनको आप ये सब्सिडीज भी बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम हर लेवल पे, हमने पहले कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आपका खर्च कम हो और आपकी मुनाफा बढ़े। तो हम इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। सर हो सकता है कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आते हो कि अब हमको ये करना है और हम परसेंटेज बेसिस पे कर लेते हैं। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में तो आइए, मतलब
पहले आप हमारे काम करके दिखवा दीजिए, हमको भी आपके ऊपर भरोसा नहीं, पहले काम हो जाए, उसके बाद आप उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज ले लीजिएगा, अगर इतना ईजी है तो उसका आप क्या जवाब देते हैं? वैसे बिल्कुल भी वो आते हैं। देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा ना करें, आप अपने सपनों पे भरोसा करें, क्योंकि मुझे अगर करना रहेगा, नदी जब बहती है ना तो कहीं पे भी रुकती नहीं है, उसका काम बहना है। बिल्कुल। मैं अगर किसानों की मदद करने आया हूँ तो मेरा काम बहना है, मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना है, मुझे कहीं रुकना नहीं है। मैं 4 लोगों को के पास रुक नहीं सकता। तो जो ऐसे आते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, आप करो, और मैं डायरेक्टली उनको रिफ्यूज़ ही करता हूँ। 99.9% मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ, जब तक कि उनके पीछे एक ऑनेस्ट रीज़न ना हो। हाँ। जब उनके पास ऑनेस्ट रीजन होता है तो बहुत सारे हमारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ करें और उनके पास खेत नहीं है या संसाधन नहीं है, तो फिर उन लोगों को मैं कहता हूँ आप इनको लीज पे दे सकते हैं और ये आपके वो करेंगे। उन दोनों को आपस में मिला दिया और वो करते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं पहले यही लोगों को कहता हूँ कि आप पहले सीखें, देखें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बिल्कुल। आप फील्ड में जाएं, मेरी लेक्चर सुन के या एक पेपर पे मेरी प्लान समझ के मुझसे जुड़े, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। मैं तो लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ कि मुझे प्रूफ करो, आप फील्ड में हो, फिर मुझे प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ। साहब, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है, भगवान भी अन्न देता है कर्म करने के बाद। और आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन आपको खाना भी देती, खाना तो आप ही को पड़ेगा ना। पड़ेगा, सही बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे देखो खाना भी है, मेरा पेट भी भरना चाहिए, लेकिन मैं उठूंगा भी नहीं बिस्तर पे और मुझे चबाना भी नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग मिलता है क्या? स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। तो बिना किए आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं? सर, ग्रीन हाउस के बारे में हम जितना भी पढ़ते हैं 10th क्लास तक, उसमें एक ही फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा जो सुने हुए हैं वो ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सुना हुआ टर्म है लोगों के लिए। देखिए, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ये दोनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। ये भी एक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है, बट इसमें होता क्या है कि हरे पर्दे या सफ़ेद पर्दों से कोई एक अपन स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं लोहे का और उसमें वो कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब बरसात के समय हवाएं चलती हैं तो वो स्ट्रक्चर कई बार गिर जाता है, अगर कंक्रीट नहीं है तो कई बार वो चीज़ें फट जाती हैं और उतना ज़्यादा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। दोनों ही, पॉली भी नहीं, पॉली नहीं, मैं ग्रीन हाउस की बात कर रहा हूँ। पॉली हाउस तो बहुत सस्टेनेबल, हाँ वो सस्टेनेबल है। ओके। ग्रीन हाउस का भी जो कॉन्सेप्ट है कि किसान कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करें। अब इसका एक एग्जांपल दूं कि अगर एक किसान ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाता है, मैं अब सब्जी वाले किसानों की बात करता हूँ, मैं किसान को कहता हूँ कि आप अक्टूबर में शिमला मिर्च लगा लो, कलर शिमला लगाना कलर या नॉर्मल शिमला लगाना नॉर्मल, और बीज भी खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदो तो भी अच्छा, नहीं खरीदो तो अपने पॉली हाउस में ही तैयार कर लो। नवंबर अक्टूबर में आप जब शिमला लगाते हैं तो मई जून तक आराम से आपका शिमला बिकता है और मार्केट में शादी का सीजन रहता है। अरे बहुत अच्छे रेट पे जाता है, एक अच्छा हैंडसम मुनाफा कमाओगे। जब जून में आपका खेत खाली होता है तो आप धनिया पत्ती लगा दो। बरसात में अमूमन आप देखते होंगे धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है ना, तो आप उस वक्त धनिया पत्ती लगा दो। और जब आपकी जुलाई में धनिया पत्ती का भी खेत खत्म हो गया तो उसमें मटर की सोइंग कर दो। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में मटर निकालते हो तो उस समय आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपको टाइमिंग समझना होगा, आपको टाइमिंग समझना होगा। मैं लोगों को कुछ नहीं देता साहब, मैं सिर्फ उनको एक सोच देता हूँ, मैं उनको प्लानिंग करना सिखाता हूँ। यही एक बिजनेसमैन करता है। बिल्कुल। तो मैं एक किसान को बिजनेसमैन बनाता हूँ कि चीज़ों को ऐसे कन्वर्जन करना है आपको। आप अपना एम बताइए कि मुझे आपको करना क्या चीज़ें, फिर मैं आपको छोटी छोटी स्टेप वाइज आपको हेल्प कराता हूँ। जैसे कई हमारे किसान हैं, हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बार मैं धान के किसानों की बात करूं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। सौभाग्य जी, मैं बहुत सारे किसानों से मिलता हूं और मैं पूछता हूं कि आपके धान में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो हर साल मुझे बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना स्टेम बोरर लगा, तना छेदक। अच्छा। जो बालियाँ निकलती, जो धान होता है उसका जो मेन कल्ला होता है, जो सबसे लंबा जिसमें बाली निकलती है, उसी कल्ले को कीड़ा काट देता है, कीट काट देता है। ये हर साल आता है। तो मैं बोला हूँ तो जब काट देता है तो क्या करता हूँ? फिर बोले दुकानदार के पास जाता हूँ। तो मैं बोला फिर क्या होता? बोले दवाई लेता हूँ, लाके स्प्रे करता हूँ। तो मैं बोला जो कल्ला निकल रहा था, जो मर गया था, काट दिया तो वापस जमा हो जाता। बोले कैसे जमा होगा? जो मर गया वो फिर कैसे ये होगा? तो मैं बोला तो फिर उसको काटने से पहले क्यों नहीं उसका इलाज किया आपने? तो बोले कैसे पता चलेगा काटने से पहले? लोगों को नहीं पता है। स्टेम बोरर का जो मेन कारण होता है वो सफ़ेद मक्खी होता है।
अच्छा। आप जब धान के खेत में जाइएगा, थोड़ा सा ऐसे धान को हाथ दीजिएगा तो वहाँ दो तरह के तितलियाँ उड़ती हुई मिलेंगी, एक मिट्टी कलर का और एक सफ़ेद कलर का। सफ़ेद कलर में भी दो होता है, एक जिसके पंख में दो दाग होता है, ठीक है, ये वो नर और मादा होती है, ठीक है। ये तितलियाँ जब अंडा देती हैं तो इनका एक सर्टेन साइकिल के बाद, एक हफ्ता 10 दिन के बाद आप देखिएगा कि इनकी तादाद बढ़ जाती है खेतों में और ये चीज़ें लग जाती हैं। इसका भी टाइमिंग है, धान के में टाइमिंग है, ये होने का भी टाइमिंग है। मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ किसान को खेत में जाओ और देखो सफ़ेद तितली जिस दिन आपको दिखा पहली बार, सेम डे आप दवाई डाल दो, प्रिवेंटिव मेजर्स पे, आपके खेत में समस्या नहीं होगी। क्योंकि 1 एकड़ के खेत में अगर आपका 2 कुंटल का भी नुकसान हो रहा है तो 5,000 का नुकसान हो रहा है, और फिर जब दवाई लाके आप 2,000 का और नुकसान करके 7,000 का जो नुकसान कर रहे हो उससे बचना है आपको। बिल्कुल। तो ये नॉलेज होना चाहिए, किसानों की जानकारी देना होगा कि ये चीज़ें किस कारणों से होती है और इसका क्या निदान है। आज आप यूपी में चले जाइए, वहाँ पे नेमाटोड से लोग परेशान हैं। आज लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं है, लोग बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, उनको हम ये बताते हैं ये चीज़ों का कारण क्या है और इसका निदान कैसे है। सडन कोई चीज़ें नहीं होती है साहब। हमने इस प्रकृति को पिछले 100 सालों में अगर बर्बाद किया है ना, तो आपको 5 साल समय देना होगा इसको वापस उस स्थिति में। अभी आपने कोरोना के काल में सुना होगा कि नदियाँ साफ हो गई, शहर के प्रदूषण लेवल कम हो गया, सारा चीज़ें आपने रिलैक्स किया, इस एक समय दिया। आप 2 महीने 3 महीने जब लॉकडाउन में रहे, गाड़ियों को कम चलाए, एसी को कम चलाए, ठीक है, और फैमिली के साथ आप घरों में कैद रहे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं। तो ऐसे एक प्लान करके, और सबसे बड़ी चीज़ है आपको जीना सिखा दिया उसने, हाइजेनिक होना सिखा दिया है। मेन दिक्कत वही सर कि उस समय पे इतनी बातें हुई इस बारे में, जैसे ही मार्केट खुला 1 महीने बाद सब पुराना साफ, 1.5 से 2 साल 3 साल तक लोग घरों पे थे। क्योंकि वो आपने शौक से नहीं अपनाया था, आपने मजबूरियों में स्टेप लिया हुआ था। और मैं यही सिखाता हूँ कि आप शौक बनाइए इसको, आप इसको अपना ड्रीम बनाएं। हाँ जी। फिर जब आप इसमें आते हैं ना तो आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को करते हैं और 100% सक्सेस होते हैं। सर आपने भी रामानुजगंज में ब्लूबेरी की फार्मिंग की? ब्लूबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी का किया है, ब्लूबेरी की ट्रायल डाली है जी। मतलब ब्लूबेरी आउटकम आने में टाइम है? हाँ अभी मैं पहले मेरा 2-3 एकड़ का एक फार्म है जिसमें मैं अलग अलग चीज़ों के ट्रायल डालता हूँ। ओके कि यहाँ पे कौन सी सक्सेस है। जैसे मैं मैंगो में, एक्जोटिक मैंगो में अगर मैं बात करूँ तो अमूमन मेरे पास कई ऐसी वेराइटी हैं जो अक्टूबर-नवंबर में हमारे यहाँ आम निकलती है। अमूमन मार्केट में आपको अक्टूबर-नवंबर में आम नहीं मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि ऑफ सीजनल मैंगो अगर खेती किया जाए तो उसमें मुनाफा ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे ही मैं सर्च करता हूँ कि एवाकाडो अगर सक्सेस है तो एवाकाडो में अच्छा किसान। आज ही एक सज्जन का मुझे फ़ोन आया था अंबिकापुर से, उन्होंने 200 एवाकाडो के पौधे लगाए हैं। मैंने उनसे पूछा कौन सा एवाकाडो लगाया हो, तो उनको वैरायटी नहीं पता है। अभी मैंने पूछा पर पौधे कितना दिया, तो उन्होंने जो रेट बताया लगभग 1100-1400 ऐसी कुछ रेट मुझे बताया। उन्होंने कहा मैंगोस्टीन का भी पौधा मैंने मंगाया हुआ है। ओके। उन्हें लगाया है, कोशिश वो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है। वैरायटी कौन सी है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी फर्टिलाइजर देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, और एंड ऑफ द डे क्या होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट आने का, और जब वो नहीं आएगा तो फिर आपकी डीमोटिवेशन चालू हो जाएगी। फिर कहोगे यार ये तो फालतू का सौदा है। मैं लोगों को कहता हूँ पहले सीखो, जानकारी लो। एक बिजनेसमैन आप जब खरीदने जाते हैं, आपने टी शर्ट खरीदा सपोज करें, आपने एक्स शोरूम में गया, किसी ब्रांड का आपने लेने गया, तो उस ब्रांड की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। आपसे मैं पूछूं कि आपका ये टी शर्ट किसका है, फट सा बता देंगे कौन से ब्रांड का है। लेकिन मैं आपसे वही चीज़ें पूछूं कि ये जो धान है ये कौन सा, ये चावल खा रहे हो ये कौन सा चावल है, तो आप बता नहीं सकते हो कि बादशाह हो गए कि ये आपका जीरा फूल है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये तब आप जान पाइएगा कि किसकी खेती में ज़्यादा मुनाफा है और कैसे खेती करें तो मुनाफा है। ये चीज़ें रुद्रा की टीम लोगों को सिखाती है। सर आपके जैसे और भी कंसल्टेंसीज होंगी तो लोग आप ही को क्यों चूज़ करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं और लोग सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल सारा चीज़ें जो होता है ना विश्वास पे होता है। मैं जितने भी लोगों को के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी संतुष्टि के लेवल तक काम करता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा गालियाँ भी सुनता हूँ किसानों की, क्योंकि जब तक चीज़ें परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं होती है मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता ही नहीं हूँ। मेरी कंसल्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैं आपसे डिटेच हो जाऊँ, मेरा वो नहीं है। मैं काम जब तक पहला अध्याय आप पूरा नहीं कीजिएगा दूसरा लेसन पढ़ाऊँगा ही नहीं।
पहले मैं अटकाया रहूँगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चीज़ों का ना आना वो गुनाह नहीं है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान। आज हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 99.9% लोग आधे अधूरे ज्ञान के चक्कर में खेती का बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं। सौभाग्य जी 1951 में भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 52% था और आज मात्र 12% है साहब। और तमाम लोग कहते हैं महंगाई महंगाई का रोना रोते हैं। डेली कमोडिटी का आप 80% तो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हैं। और जब उसी की ये हालत है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं साहब तो क्या घटेगी? सर लेकिन नॉर्मल इंसान, नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जनरल या जो अबव कास्ट में लोग जो अपने आप को मानते हैं, अपने आप में ही है जो कास्ट सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर ये है कि नहीं हम तो फार्मिंग नहीं कर सकते, या हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमारा फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। या कई बार तो खुद एक फार्मर भी अपने बच्चे को फार्मर नहीं बनाना चाहता कि नहीं मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बने या कोई जॉब में जाए, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक फार्मिंग को एक ऐसे लो ऑक्यूपेशन क्यों देखा जाता है? प्रोफेशनल जॉब क्यों नहीं देख सकते इसको? समझ की कमी। जैसे अभी आपने एक शब्द यूज़ किया कास्ट। हमारी जो सनातन काल से परंपरा रही है जिसको हम भारत कहते हैं, जो कभी आर्यावर्त हुआ करता था, हाँ जी, ठीक है, हमारे यहाँ कभी जात होता ही नहीं था साहब। हमारे यहाँ कास्ट कभी हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ वर्ण हुआ, वर्ण। और वर्ण का अगर सिंपल शब्दों में कहें वर्ण, जिसको धारण किया जा सकता है। 4 वर्ण हुए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। हाँ जी, ये वर्ण हुआ करता था जिसको धारण किया जाता। ब्राह्मण का काम क्या था? पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, सॉरी पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये काम थे। क्षत्रिय का काम क्या था? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना, लेना नहीं। क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहा था? सारा चीज़ें, ये सब चीज़ें कर रहा था। और वो लोग सुरमा हुआ करते थे। आपने क्षत्रिय शब्द यूज किया, सुना होगा। हाँ जी। और क्षत्रिय का मतलब आज हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि राजपूत क्षत्रिय थे। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जहाँ हमारी माता दुर्गावती जहाँ की रानी थी, ठीक है, या आप चले जाइए मंडला साइड में, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, वो राजा जो थे वो क्या राजपूत थे? अब जरा इतिहास को उठा के देखिए। क्षत्रिय एक समाज था। आप अगर इतिहास को डीप नॉलेज करेंगे तो बहुत सारे कास्ट के लोग जो थे, जो आज अपने आप को ओबीसी कहते हैं या ये कहते हैं, वो उस वक्त क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य, वो सारे लोग जो व्यापार करते थे सारे वैश्य कहलाते थे। इसमें कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं। और जितने औद्योगिक लोग थे वो लोग शूद्र कहलाते थे। ये सोच की फर्क है साहब। मैं इस पे जाऊंगा, ये डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी ऊपर और नीचे नहीं होता। आज तो हर कोई व्यापारी है साहब। हाँ जी। और आज जो नाई का दुकान चलाने वाले लोग जो हैं, जो वो नाई समाज से ही आते हैं क्या? बहुत सारे बड़े बड़े आप देखिए सेलिब्रिटीज बने बैठे हुए हैं, है ना, वो लोग कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो जूता आप जिस फैक्ट्री का पहनते हैं, जो उसका ऑनर है, वो क्या उस किसी विशेष समाज या वर्ग से आता है या किसी जात से आता है? नहीं, व्यापार है ना साहब। तो एग्रीकल्चर भी एक व्यापार है, हर कोई कर सकता है। मैं खुद ही ब्राह्मण हूँ ना, मैं खेती करता हूँ, इसमें एकाधिकार किसी का थोड़ी है। बिल्कुल सर। फार्मर्स के आपके हिसाब से, आप क्योंकि फार्मर्स के साथ इतना टच में रहते हैं, इतनी बातचीत होती है, ऑन ग्राउंड फार्मर्स की क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमनली देखने को मिलती हैं, सारे फार्मर्स उससे जूझ रहे हैं फिलहाल, जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे? जानकारी के अभाव और सरकार की पॉलिसी का लोगों तक ना पहुंच पाना का जानकारी नहीं होना। साहब आप बता दो ना कि फलाने तारीख को हमारे देश में, देखिए जानकारी जब होता है ना तो किसान लेना जानता है। आप गांव में कभी गए हैं? वहाँ पे लोगों को बता दिया गया है कि 1 से 5 तारीख तक राशन का वितरण होगा, चावल, चना, ये सब का वितरण होगा। आप जाके किसी भी जगह पे देख लीजिएगा, उस सोसाइटी के बाहर लंबी लाइन लगी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि इस तारीख को बटेगी। तो वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ शासन की योजनाओं की जानकारी किसानों तक नहीं आ रही है। दूसरा चीज़ है शासन की, मैं शासन शब्द कह रहा हूँ क्योंकि राजा से ही मांगने का अधिकारी हूँ, और मैं तो ब्राह्मणों में तो हमेशा मांगने का अधिकारी भी हूँ। शासन की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं है। आज हम लोग एक चीज़ें बहुत एक
टॉपिक को और मैं यहाँ पे वो करना चाहता हूँ जो किसान के लिए भी है और हम सब के लिए। आज जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मैं हमेशा सुनता हूँ कि जंगलों की अवैध कटाई हो रही है, जंगल घटते जा रहे हैं, आज स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप जंगल गए हैं कभी? गए हैं। आपने कभी जंगल में महुआ का पेड़ कटते हुए देखा है? किसी ने काटा है? मैंने तो नहीं देखा है। नहीं देखा। पीपल? नहीं। आम, जामुन, ये कभी नहीं कटते हैं साहब। नहीं, कटाई के लिए मतलब किसी यूज़ के लिए भले ना कटे, लेकिन हाँ नॉर्मली आम के कभी कभी, लेकिन कमर्शियल पर्पस नहीं है। नीचे से काटना अच्छा, कभी नहीं काटते। मैं गांव वालों को जानता हूँ, वो जंगल जाते हैं, वो इमरती लकड़ी को काटते हैं, वो जलाऊं लकड़ी को काटते हैं। कोई भी आम की लकड़ी को काट के अपने घर में जलाने नहीं आता, कोई नीम के लकड़ी को जलाने नहीं आता, कोई बबूल की लकड़ी को लेके जलाने नहीं आता। आज मैं कहता हूँ सरकार से कि आप लोगों के बीच अवेयरनेस लाएं और इनको जो आप फॉरेस्ट में प्लांटेशन करते हैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा करें। इससे एक तो वातावरण शुद्ध होगा, इसकी कटाई नहीं होगी, जंगल होंगे, वन प्राणी भी सुरक्षित होंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पता है बबूल का फल या नीम की पत्ती या नीम का फल मार्केट में कैसे रुपए केजी बिकता है? आप लोगों को बताएं। आप कभी नीमच मंडी का रेट खोल के देखें और उनको बताएं कि इससे आप अपनी आजीविका को जोड़ें, वनोपज से लाभ कमाएं। लोग काटेंगे नहीं साहब, उसका संरक्षण करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही। जितना अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को वो पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए हम जैसे लोगों की ज़रूरत है कि मैं अगर जैसे आज आपसे बात किया, कल आप ये चीज़ें बट ओबीएस 10 लोगों से बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगा होगा मेरा मिशन विजन, 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 शायद 10 को और बताएं। तो ऐसे करते हुए शायद ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और एक सार्थक चेंजेस तो आएंगे साहब। सर लेकिन क्या गवर्नमेंट जानबूझ के भी ये करती है कि लोगों तक ये ना पहुंचे पॉलिसीज? क्योंकि एट दी एंड उनके जेब से ही जाना है और गवर्नमेंट देखती है कि उनका जेब है, क्योंकि अगर वो सही जगह नहीं पहुंचेगी तो उन्हीं के जेब में आने। नहीं सर। और दूसरा तरीका ये है कि पॉलिसीज इतनी सारी ले आओ कि जब हम वोट मांगने जाए तब हम दिखा पाए कि हमने ये पॉलिसी लाई थी, लेकिन अगर वो पब्लिक तक पहुंच नहीं रही है और गवर्नमेंट के पास तो प्लेटफॉर्म से हम जैसे बात की कि जहाँ राशन नहीं बढ़ता है वहाँ भी अगर लोगों की भीड़ है, वहीं पर तुम प्रमोशन कर दो अपनी पॉलिसीज़ का, तो क्या गवर्नमेंट जानबूझ के पब्लिक तक नहीं उतने लेवल पे पहुंचाना चाहती है और पॉलिसी सिर्फ इसीलिए लॉन्च होती है कि गवर्नमेंट अगला इलेक्शन में उसको प्रमोट कर पाए कि हमने ये किया है? मैं ऐसा नहीं मानता सर। हमारे देश की एक विडंबना है कि हम यहाँ पे एक वोट दे के ना गाली देने का अधिकारी बन जाते हैं। मैंने एक वोट दिया और सारा दोष सरकार पे मरना हमारा आदत हो गया है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ना साहब कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है हमने बांटना नहीं, रखना सीख लिया है। जैसे मुझे किसी योजना के बारे में जानकारी लगी तो मैं उस योजना का लाभ लेता हूं और मैं बाजू वाले, मैं नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी उसका लाभ ले पाए। और मैं यही लोगों को सिखाता हूं कि साहब अगर आपको लगता है कि ये खेती करके आपको फायदा है तो आप बाजू वाले को भी कहा भाई तू भी कर। क्यों? क्योंकि जब रकबा बढ़ेगा तो बायर आपके पास आएगा ना। डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आपके पास तब आएगा। आज नीमच के लोगों को मेडिसिनल या हर्बल प्रोडक्ट को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप सफ़ेद मूसली कर लो तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब सफ़ेद मूसली मैं किया हूँ, मैंने अश्वगंधा लगाया, बेचूं कहाँ? मार्केट नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब आपके पास 1 टन सफ़ेद मूसली है, 1 टन लेने कौन आएगा? लेकिन अगर उस गाँव में लोगों ने लगाया और वहाँ पे 20 टन की एक गाड़ी बन रही है तो लोग आपके पास लेने आएंगे। तो हमने देना नहीं, बांटना नहीं सीखा, हम रखना जब से सीख गए ना तब से ये समस्याओं का हुआ है। इसके लिए सरकार कुछ हद तक दोषी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सरकार जानबूझ के ऐसा करता है, क्योंकि उनके पास और भी काम है। हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि सरकार की चीज़ों का क्रियान्वयन कराएं, और जब सरकार देखता है कि कोई चीज़ें बहुत अच्छा काम हो रही है तो फिर उसको और मास लेवल पे फाइन ट्यून करके उस पॉलिसीज़ को और बढ़ाई जाती है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे पोलियो का अडॉप्ट एक सक्सेसफुल मिशन रहा, कोरोना काल में टीकाकरण वैक्सीनेशंस जो हुई हैं। आप दोष निकालने वाले निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ। सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो इतने सालों में देखा जा रहा है, और अभी तो मेरे को लगता है कि पहले अगर वो 10 साल में जितना डिग्रेड होता होगा वो 2 साल में हो रहा है, और आगे आने वाले साल में क्योंकि जिस तरीके से हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, तो फार्मिंग किस तरीके से चेंज हुई है इससे प्रोसेस में? फार्मिंग डेफिनेटली चेंज हो रही है। आज जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो पानी है वो खेतों को बर्बाद कर रही है। आज ज़मीन जो है, एक सर्वे कहता है कि जो आज हमारी खेती योग्य ज़मीन रही है 1951 में जो था वो 2050 तक लगभग आधी हो जाएगी, और हमारी देश की जनसंख्या लगभग दुगनी। तो ये चीज़ें हुई हैं।
इसलिए तो आज की डेट पे इन पहल को, इन स्टेप्स को लेना मैंडेट हो गया हर आदमी को, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है ये किसी एक ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ किसानों को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ये पूरे लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, इसका प्रभाव सभी पे पड़ रहा है। तो मैं इसलिए सोसाइटी से मेरा जो रिक्वेस्ट है कि आप उस फार्मर्स को सपोर्ट करें, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उनके लिए एजुकेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप एक दिन मेरा जो लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग कहते हैं कि मैं खेती नहीं कर सकता, या नहीं है मेरे पास खेत, या मेरे पास समय नहीं है, हाँ जी सर आप कुछ ना करें, उस 12 करोड़ किसानों के लिए ना महीने का एक दिन निकालें। आप अपने घर में जो कुछ भी बनाते हैं, आप पिकनिक जाते हैं ना, आप होटल्स जाते हैं, आप मॉल्स जाते हैं, आप महीने में एक दिन निकालें और उस किसान के खेत के मेड़ पर जाएं और बैठें और उसके साथ वो रोटी खाएं। सर यकीन मानिए ये छोटा सा एप्रिसिएशन इस देश की तस्वीर को बदल के रख देगा। और कम से कम जो 12 करोड़ लोग 140 करोड़ का पेट भरते हैं, क्या हम महीने में एक दिन उनके लिए नहीं निकाल सकते? आप करके देखें सर, इस देश को आगे ले जाने के लिए इससे बेहतर कोई पहल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, और इससे बड़ी देशभक्ति भी नहीं हो सकती। सही बात है। आम आदमी को किसानी से जुड़ना चाहिए। बहुत मतलब मुझे भी इस बात की इतनी नॉलेज नहीं थी, और पिछले 1 घंटे में मैं इतना कन्वर्ट हुआ चीज़ को लेके कि आम आदमी को एक्चुअली नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, मुझे भी नहीं थी। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देख के बहुत लोग इस बारे में सीखेंगे, और सिर्फ फार्मर्स तक ही नहीं रहेगा सीमित, और बहुत लोगों तक पहुँच के हम रीच करना चाहेंगे। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको जितना ज़्यादा बूस्ट कर पाऊँ खुद के तरफ से भी उसको करूँ। लोगों तक ऐसी बातें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ नॉलेज की कमी, और दूसरा नॉलेज के होने के बाद भी कितना हम उसको अप्लाई करते हैं। हम देख के भूल ना जाए उस चीज़ को, इसके लिए हमको इस पर रिपीटेटिव भी रहना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो सर और कुछ आप एंड वर्ड सजेशन देना चाहें फार्मर्स के लिए स्पेशली, और जो लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, या उनके पास कुछ करने को लास्ट में ऑप्शन जो आप बोले कि नहीं बचता है, या उनके पास उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, उनको आप कोई उम्मीद देना चाहेंगे कि जब ऐसा कोई मोमेंट आ ही जाए तब वो क्या करके वापस थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकते हैं? सर मैं तो सभी को इतना ही कहता हूँ, किसी की 2 लाइनें हैं कि जिंदा वही है जिसके सपनों में जान होता है, जिंदा वही है जिसके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। हौसला भरिए, खड़ा होइए, रुद्रा की पूरी टीम आपकी मदद करने को तैयार है। हम हर बारीकियां आपको सिखाने को तैयार हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सबों का प्रयास एक दिन 100% सफल होगा, और मैं किसान हमारे एक दिन एग्री एंटरप्रेन्योर बन के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि व्यूअर्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करके, बहुत नॉलेज मिली होगी। सर एंड में आपसे पूछना चाहूँगा, द सौभाग्य शो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। देखिए, सब मैंने कहा ना कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सौभाग्य के साथ आज द सौभाग्य शो में बैठा हुआ हूँ, और 12 जैसे सौभाग्यशाली देश में किसानों की बात कर रहे हैं, जहाँ आज किसी की सुनता नहीं है। आप उनके बारे में बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाए हुए हैं। तो बट ओबियस हमारे किसान भी सौभाग्यशाली हैं, मैं तो हूँ ही। हाँ जी। सो बहुत अच्छा, लाजवाब एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई होप कि हम इस टॉपिक को और डीपली आगे टच कर पाएँ, और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें जिस पे आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन ये वो चीज़ जिस पे आपको इंटरेस्ट दिखानी चाहिए। तो जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे उतना हम इसके बारे में और बात कर पाएंगे, और एपिसोड्स आपके लिए ला पाएंगे। तो सर इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, एंड हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। एक बार आप भी अपने तरफ से बोल दें सर कि सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स। सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स, और बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य जी आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।